हेलो बच्चों, माय नेम इज रमाशंकर सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आरएस फिजिक्स फंडा। आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि है पोटेंशियोमीटर। और यह टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पोटेंशियोमीटर है क्या? जैसे देखो नाम से ही स्पष्ट है, पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल को मेजर करने वाला। तो यह एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज होता है अननोन ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। मींस इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर अननोन ईएमएफ आर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। यहां पर ध्यान देने वाली बात है एक्यूरेटली। इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल को इसके पहले हम मेजर करते थे, किससे? वोल्ट मीटर से। अगर हम पोटेंशियल को मेजर करते थे किससे? वोल्ट मीटर से। तो क्या वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते थे? तो बिल्कुल सही है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियोमीटर से ही एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। कहने का मतलब है वोल्ट मीटर से उतना एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते हैं। क्यों मेजर नहीं कर पाते? उसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखिए पोटेंशियोमीटर आपका और वोल्ट मीटर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या? इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। मींस पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। इसका भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है लेकिन पोटेंशियोमीटर के कंपैरिजन में कम होता है। अब इससे फायदा क्या होगा? अगर किसी का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो पोटेंशियल को मेजर करने में फायदा क्या होगा? तो पोटेंशियोमीटर जो सर्किट से करंट को ड्रॉ करता है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर। मींस इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। ये सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। तो जब सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो बहुत ही एक्यूरेटली ये पोटेंशियल डिफरेंस उस पूरे सर्किट में मेजर कर पाएगा। जबकि होता क्या है, जो वोल्ट मीटर है इसका भी रेजिस्टेंस ज्यादा तो होता है लेकिन ये कुछ ना कुछ करंट को सर्किट से ड्रॉ कर लेता है। तो जब यहां पर पोटेंशियल मिलता है इसका मतलब है ये I पूरा ना मिलकर के कुछ वैल्यू I डैश मिलती होगी। मींस ये पूरी की पूरी वैल्यू जितनी करंट जानी चाहिए थी सर्किट में उसमें न जाकर के थोड़ी बहुत करंट आपका कहां चली जाती है? वोल्ट मीटर में चली जाती है। तो इस पर एक क्वेश्चन भी बनता है बेटा कि वाई पोटेंशियोमीटर इज प्रिफर्ड ओवर वोल्ट मीटर। वाई पोटेंशियोमीटर इज प्रिफर्ड ओवर वोल्ट मीटर। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रा एनी करंट फ्रॉम द सर्किट and voltmeter draw few current, very small current from the circuit. That's why potentiometer measure the potential difference very accurately. Is it clear? तो accurately का सेंस ये हो गया और उस पर मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिए। जरा देखिए कैसे बनता क्या है, कैसे बनता क्या है। अभी मैंने कहा रेजिस्टेंस को क्या करना है? इनफाइनाइट करना है। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने का तरीका हमने आपको डिस्कस किया है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। मींस अगर लेंथ ऑफ दी वायर को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो वही सेम चीज यहां देखो, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। ये क्या है? पोटेंशियोमीटर है। तो इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है? 4 से 10 मीटर लंबा वायर लगता है, 4 to 10 मीटर लॉन्ग वायर। और ये लॉन्ग वायर जो होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वायर किसका बना होता है? ये वायर एलॉय का होता है। एलॉय कौन कौन से एलॉय होते हैं? या तो कॉन्स्टेंटन का होगा या मैग्निन का होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 10 मीटर वायर। इसका मतलब आप ध्यान रखिए जितना ज्यादा लंबा वायर वाला होगा उतना ही एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला होगा। इज इट क्लियर? और ये वायर किसका होता है? कॉन्स्टेंटन या मैग्निन का। किसका होता है? कॉन्स्टेंटन और मैग्निन का। ये कॉन्स्टेंटन क्या है? एलॉय है। मैग्निन क्या है? एलॉय है। आखिर इसका ही क्यों लेते हैं? इसका ही क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो
ये एलाय जो होता है ये जल्दी से, इट डज नॉट इजिली ऑक्सीडाइज, इट डज नॉट इजिली ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये जल्दी से क्या होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और काफी मजबूत होता है, इसीलिए एलाय का इस्तेमाल किया जाता है, कांस्टेंटन और मैग्नीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, मैंने कहा इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका रेजिस्टेंस मींस पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, इसीलिए ये सर्किट से कोई भी करंट ड्रा नहीं करता है, एंड दैट इज द रीजन पोटेंशियोमीटर से ज्यादा बेहतर, वोल्ट मीटर से ज्यादा बेहतर पोटेंशियोमीटर होता है। मींस पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सीखना है। मैंने आपको फिर से बताया कि पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और इसी के कारण ये सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, इसीलिए इसे वोल्ट मीटर के प्लेस पर यूज किया जाता है। ठीक है, अब जरा देखिए तो क्या इसमें हमें कैसे निकालना है। तो देखो भाई, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि when a constant current flows through a wire of uniform area of cross section, when a constant current flows through a wire of uniform area of cross section and कंपोजिशन, जरा ध्यान दीजिएगा, कंपोजिशन। अगर करंट जो है फ्लो कर रही है, कैसी करंट यहां पर ध्यान रखना है, एक एक बात को ध्यान रखना है। अगर कांस्टेंट करंट किसी वायर में फ्लो कर रही है थ्रू अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये जो वायर है इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, और वायर का जो कंपोजिशन हो, मतलब जिससे वायर बना हो, हर जगह एक ही उसका रेशियो हो। ठीक है, वायर जो है जिस भी मटेरियल का आप इस्तेमाल कर रहे, चाहे कांस्टेंटन का या मैग्नीन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उसके मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम हो, मींस कि यहां पर उसकी डेंसिटी कुछ और हो, यहां पर डेंसिटी कुछ और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन का हो। क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अगर ऐसा हो, मतलब क्या हो, कांस्टेंट करंट फ्लो करे, क्या हो, कांस्टेंट करंट फ्लो करे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो, और क्या हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। यही हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, मतलब हमें यह चीज करके दिखानी है। ठीक है, जरा देखिए कैसे हम लोग इसको कर पाएंगे, बेहद आसान सा है, बस इस पर न्यूमेरिकल थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, न्यूमेरिकल ही ज्यादातर आता है, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। चलिए ठीक है, व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, तो वी नो दैट, हमने कहा कि वी नो दैट, क्या जानते हो भाई, हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इतना क्लियर है। और R की वैल्यू ये भी जानते हैं क्या होता है, रो एल अपान ए, रो एल अपान ए। अब जरा इस वैल्यू को पुट कर दो भैया, तो V इज इक्वल टू आई रो एल अपान ए हो गया। इज इट क्लियर? ये बातें समझ में आ गई। अब जरा देखो I क्या है, I क्या है, I है कांस्टेंट, I क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, A क्या है, कांस्टेंट, A क्या है, कांस्टेंट, रो क्या होता है, कांस्टेंट, ये तीनों तो कांस्टेंट हैं। पहले ही आपको बता दिया गया, क्या बता दिया गया, कि कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन देखो, अगर ये सब चीजें कांस्टेंट हो गई, ये सब चीजें आपकी क्या हो गई,
कांस्टेंट हो गई, आई कांस्टेंट हो गया, रो कांस्टेंट हो गया, ए कांस्टेंट हो गया, तो भैया ये पूरी की पूरी तीनों चीजें कांस्टेंट हो गई। तो बचा क्या भाई, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट यल के हो गया कि नहीं। ये पूरी की पूरी आई रो बाई ए कांस्टेंट हो गया, आई रो बाई ए कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हुआ। और यही हमारा क्या था, एम था, मींस पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लेंथ के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। या इसको ऐसे कहेंगे, V इज इक्वल टू यहाँ कॉन्स्टेंट एक मल्टीप्लाई करेंगे, K हो जाएगा, K इंटू एल, और K को हम लोग कहते हैं V बाई एल हो जाएगा। तो देखो कोई भी, इसके पहले भी बार बार मैंने जिक्र किया है, अगर किसी भी क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड कर दोगे, किसी भी क्वांटिटी को हम लोग क्या कर देंगे, लेंथ से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट। तो यहाँ देखो K क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे पोटेंशियल, क्या है, किसको लेंथ से डिवाइड किया गया, पोटेंशियल को लेंथ से, पोटेंशियल को लेंथ से, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इस पोटेंशियोमीटर का हम यूज तो एक बता दिया, और दूसरा यूज हम क्या करेंगे, मतलब हमने बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करेंगे। इसके साथ ही साथ हम पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन पर, इसके दो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है ईएमएफ ऑफ सेल को कंपेयर करना, दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना, मींस अगर हमें दो सेल मिल जाएं तो उनकी ईएमएफ को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को निकालना। तो आज हम लोग केवल एक जो है इसके एप्लीकेशन को का जिक्र करते हैं, उसके बाद दूसरे एप्लीकेशन का जिक्र करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाएंगे। देखिए क्या है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल। तो यहाँ जो पोटेंशियोमीटर की मैंने आपको सर्किट डायग्राम बनाई, वही सेम सर्किट डायग्राम, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। क्या है, यहाँ देखिए 4 to 10 मीटर वायर मैंने इसे लगा दिया, किसके थे, कॉन्स्टेंटन या मैग्निन के, कॉन्स्टेंटन या मैग्निन के, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। कॉन्स्टेंटन और मैग्निन क्या है, एलआई है। अब देखिए मैंने इसमें क्या हुआ, यहां से दो सेल कनेक्ट कर दिया जिनका ईएमएफ कंपेयर करना था, ठीक है। दो सेल कनेक्ट कर दिया जिनके ईएमएफ को कंपेयर करना था। तो चलिए इसी पॉइंट से दो सेल कनेक्ट हुआ, एक सेल का ईएमएफ E1 है और दूसरे सेल का ईएमएफ क्या है, E2 है, कंपेयर कर, ठीक है, जिनका कंपेयर करना है। और इन दोनों सेल के बीच में दो की लगा दिया, दो की लगा दिया, मीन्स एक बार एक सेल को ऑपरेट करेंगे तब बैलेंसिंग लेंथ के बारे में देखा जाएगा, और दूसरी बार दूसरी सेल को ऑपरेट करेंगे तब बैलेंसिंग लेंथ को देखा जाएगा। और विद द हेल्प ऑफ दीज बैलेंसिंग लेंथ हम लोग बड़ी आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ को, ठीक है। जैसे मैंने कहा इस की को मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। अब जरा देखें, की को ऑन कर दिया तो ये तो केवल इसका बताएगा, अभी हमें क्या करना, इनके ईएमएफ को कंपेयर करना है, सेल के ईएमएफ को। तो जैसे आपने की K1 को स्विच ऑन किया, अभी आपने पोटेंशियोमीटर में देखा कि बैलेंसिंग, देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, V के है। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, ध्यान देना है, डिफरेंस है, ध्यान देना है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ भी है। उसका जिक्र हम इसके पहले कर चुके हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। लेकिन दोनों की यूनिट सेम है, दोनों एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए व्हेन की K1 इज स्विच्ड ऑन, तो हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर में जो जॉकी लगी थी मैंने इसको इधर उधर करना स्टार्ट किया, तो देखा जिस समय हमारी जॉकी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसके पहले मैंने जॉकी का इस्तेमाल किया था कहां पर, मीटर ब्रिज में,
और कहां पर, व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो जब मुझे क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, व्हेन नो डिफ्लेक्शन ऑकर, व्हेन नो डिफ्लेक्शन ऑकर, जब कोई भी डिफ्लेक्शन किसमें नहीं हुआ, इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में, देन तब क्या हुआ, बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन्ड हो गई। क्या हो गई, बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन्ड हो गई। तो मान लिया बैलेंसिंग लेंथ कहां पर ऑब्टेन्ड हुई, K1 पर। बैलेंसिंग लेंथ कहां पर ऑब्टेन्ड हुई, K1 पर। तो मैंने कहा EMF इज इक्वल टू क्या होगा, KL1। इज इट क्लियर मीन्स, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि जब हमारी क्या हुई, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन नहीं शो किया, तो मान लेते हैं वो लेंथ कितनी थी, L1 थी। अब वही सेम फिनोमेना हमने की K2 को स्विच ऑन कर दिया और K1 को स्विच ऑफ कर दिया, की K2 को स्विच ऑन कर दिया, K2 को स्विच ऑफ कर दिया। तो मान लिया उस समय मेरा ये गैल्वेनोमीटर जिसमें बैलेंसिंग लेंथ मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, तो वो बैलेंसिंग लेंथ किस पर मिली, L2 पर मिली। किस पर मिली भाई, L2 पर मिली। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL2, E इज इक्वल टू KL2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, क्लियर। तो अब क्या हुआ, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा दोनों का कंपैरिजन। तो क्या हो जाएगा, E1 अपान E2 दैट इज इक्वल टू L1 अपान L2। तो इसमें आपको देखिए 3 नोन होंगे, एक अननोन होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन यू कैन इजिली कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल। तो यह हमें इसमें समझने वाली चीजें थी कि हाउ वी कैन कंपेयर द EMF ऑफ सेल, कैसे हम लोग EMF निकालेंगे। तो ध्यान में रखना है, जब हमें बैलेंसिंग लेंथ कब मिल रही है उसको ध्यान देना है। बैलेंसिंग लेंथ जिस जगह पर मिल रही है, पहली सेल के लिए तो उस लेंथ को L1 बोल देना, दूसरी सेल के लिए उस लेंथ को L2 बोल देना, तो हमें बड़ी आसानी से पता लग जाएगा। मीन्स 2 सेल का हम EMF इजिली कंपेयर कर पाएंगे। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि यह कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल 100% आना है बोर्ड में। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को अब यहीं खत्म करते हैं।